जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं। मुसलमान, मस्जिद, भड़काऊ बयान कहूं मैं, या फिर चुनाव जीतने के लिए जानबूझ के नफरत की बुआई कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आप वाकई में इतना सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे होते और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ आप बोल रहे होते जो आपके हिसाब से जिहादी सोच वाले हैं, फिर आपको देवेंद्र फडणवीस क्यों नसीहत देते कि ऐसी बातें नहीं कीजिए? फिर आप पर पुलिस केस क्यों दर्ज करती? मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मतलब आप कह रहे हैं आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं आप? जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं। जिहादी सोच के मुसलमान। जिहादी सोच के मुसलमान। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आज दोस्तों एक लेडी रिपोर्टर ने नीतीश राणा की बोलती बंद कर दी है। जी है दोस्तों, आप सभी को पता है बीजेपी एमएलए नीतीश राणा हर आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चे में रहते, वो इसलिए क्योंकि हर आए दिन इस्लाम मुसलमानों को टारगेट करना ये नीतीश राणा का काम है। लेकिन आज किस तरह से एक महिला रिपोर्टर ने नीतीश राणा से ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब नीतीश राणा के पास नहीं था। नीतीश राणा जो है किस तरह से तिलमिला उठे हैं, मैं आप लोगों को यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। जिसका इतना धूमधाम के साथ उद्घाटन किया जाता है, वो डह जाती है। वो चुनावी मुद्दा मैडम नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इसको और ध्रुवीकरण को कनेक्ट नहीं कर सकते नहीं, और वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता मैं कह रही हूं कि है। आपने वहाँ खुद विजिट किया है और अपमान, आपने खुद उधर विजिट किया है। हाँ। आप कभी सिंधुदुर्ग हमारे आए हैं, आपको वहाँ का सिचुएशन मालूम है, आपको वहाँ का क्लाइमेट मालूम है, तो इसलिए आप वो विषय ये शो में नहीं पूछ सकते। मगर क्यों? आपके शो पे आता हूँ, उसके ऊपर आधा घंटा वापिस चर्चा करेंगे। इनको काहे के लिए आप खाली छोड़ते हैं? 200 करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। नहीं, ये जवाब नहीं देंगे तो मैं दे देता हूँ। क्या कितने करोड़ से ज्यादा बनी? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी। गलत इन्फॉर्मेशन, इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गलत है आप बता तो आप उसके ऊपर मेरे को सवाल मत मुझे कितने में बनी। ऐसा कोई भी ये महाराष्ट्र में मैं इस पे बेस पे तो कोई इसके ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहिए। क्लैरिफिकेशन कर दीजिए ना कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। का सवाल किधर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं हुआ, लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, इतनी पाक साफ आपकी सरकार है तो वो अजीत पवार जिनको लगातार भ्रष्टाचार आप ही लोग कहते रहे, नंबर भी थे आपके पास, उन्हें साथ क्यों लिया? वो अभी हमारे वरिष्ठों का निर्णय है, उनको बुला लीजिए, वो सवाल पूछे ना, मेरे को क्यों पूछे? 70,000 करोड़। एक सेकंड, आपको अच्छा नहीं लगा उनको साथ लेना? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं लगे उसके वो सवाल ही नहीं ना। हिंदुत्व ये विषय के हिसाब से अजीत दादा आए या कोई भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमारा तो होएगा नहीं। भले ही भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपकी नजर में क्या रहने वाला है? हिंदुत्व। हाँ? हिंदुत्व आपकी नजर में संविधान मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरी गुणा भाग और गणित बिठाने की कोशिश की जा रही है। आरोप महायुति पर लग रहे हैं, मुद्दा ध्रुवीकरण का है और उसको लेकर सुर्खियों में तो आप खूब हैं। मतलब मुसलमान, मस्जिद, भड़काऊ बयान कहूं मैं, या फिर चुनाव जीतने के लिए जानबूझ के नफरत की बुआई कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व हो ये विषय हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से 2, 2.5, 3 सालों से हम हिंदू सकल मोर्चा महाराष्ट्र में निकाल रहे हैं। जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे महाराष्ट्र में आके, जो घुसपैठियाँ जिनको कहते हैं, वो आके यहाँ इस्लामीकरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ उनका शुरू है। उसके खिलाफ हम लोगों ने हिंदू सकल मोर्चे निकाले। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड जैसे जो विषय है, जिसके वजह से 2047 तक। मतलब आप कह रहे हैं आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं। जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिनको हमारे देश को 2047 तक इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, उनके खिलाफ हमारे सबकी मुहिम है। यहाँ रहने वाला जो मुसलमान है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है, हमारे तिरंगे को सलाम करता है,
हमारे साथ वंदे मातरम है, हमारे साथ सारे के सारे हमारे त्यौहार हमारे साथ में रहता है, वो हमारा इधर का राष्ट्रभक्त मुसलमान है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है। मगर ये जो बाकी सब जो है जिनके बारे में आप सुनते हैं, अभी 2-3 दिन पहले नवी मुंबई के एक सोसाइटी में। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर आप वाकई में इतना सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे होते और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ आप बोल रहे होते जो आपके हिसाब से जिहादी सोच वाले हैं, फिर आपको देवेंद्र फडणवीस क्यों नसीहत देते कि ऐसी बातें नहीं कीजिए? फिर आप पर पुलिस केस क्यों दर्ज करती? मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी की बात पहले आपने अच्छी तरह से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और फिर ही मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। हमारे फडणवीस जी ने मुझे जो नसीहत दी है वो कुछ गलत नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग नीतीश राणे को हिंदुत्व ये विषय उठाने से रोकेंगे नहीं। तो इसलिए कहना है तो पूरी स्टोरी कहनी चाहिए, पूरी उनकी बात पहले समझ लेनी चाहिए। और हम आज भी कहते हैं कि आप हमारे देश में रहिए, जैसे हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, अलग अलग हमारे हिंदू रहते हैं, मगर वो क्या वहाँ भगवा राज्य बनाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ के ये जिहादी आके यहाँ पे इनको हमारे त्यौहार चलते नहीं हैं, हमारे इधर लव जिहाद के केसेस करेंगे, हमारे इधर पूरा इस्लामीकरण करते बैठेंगे, उसके खिलाफ हम लोग हैं और उनके खिलाफ हम लोग इसी तरीके से आक्रामक भाषा करते रहेंगे। केस हो या ना हो वो अलग बात है। वो ये हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र स्वीकारिए, रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं। आप लोग को क्या है, किसी भी तरीके से तो सच क्या है? इन लोग को बचना है, इन लोग को अपना इस्लामीकरण बड़े तरीके से बढ़ाना है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू है, उनके साथ वहाँ उनके साथ कैसे बर्ताव, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है ना, लेकिन आप ये मानती है ना, बिल्कुल है, वो तो मानती है ना, उसको भी आप डेमोक्रेसी के नीचे डाल देंगे, सबका तो बराबर है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सबके अधिकार है ना। तो जैसे यहाँ ईद के जो कि जुलूस निकलते हैं ना, वैसे हमारे गणेश चतुर्थी की भी नहीं। अभी इसके लिए फिर एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह की कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेताजन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। जिसको मुंबई में रहना, ये कहना रहे मुंबई क्या किसी के बाप का जागीर है क्या? अरे बोलते बोलने वाले मुंबई छोड़ो, जिसको नहीं बोलने का है आप बोलिए ना, आपको कौन रोकता है, बोलिए आप लोगों ने बीजेपी एमएलए नीतीश राणा का ये वायरल इंटरव्यू, जिसमें एक महिला पत्रकार ने किस तरह से नीतीश राणा से मुसलमानों के हवाले से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब नीतीश राणा के पास नहीं था। नीतीश राणा की जो है बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि एक महिला पत्रकार ने जो है नीतीश राणा को खुद रेल दिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।